तो फ्रेंड्स एसएससी जीडी रोजगार विद अंकित सर की ये बुक है सामान्य ज्ञान स्पेशल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एसएससी जीडी 2025, 24, 23, 21, 19 परीक्षा में जो प्रश्न पूछे वो भी आपको देखने को मिलेंगे। बाकी इतनी सारी आपकी पोस्ट होती है। मोटिवेशन हो जाए, रिकॉर्ड वही तोड़ता है जिसकी रगों में खून नहीं जुनून तोड़ता है। इस बुक में दोस्तों प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, चलिए ये और अच्छी बात है। देखिए, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय जो पुरातत्व है, हम थोड़ा सा टिक्स भी यूज करेंगे। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, मतलब किंग। ठीक है, किंग ही जनक होता है, एकदम जन्म देने वाला किंग। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है कि अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व का जनक है। अब देखिए 1961 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना की और इसके पहले महानिदेशक भी बने हैं। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना की और इसके पहले महानिदेशक भी बने हैं। अगर आप कभी आगरा गए हों या आप कभी लाल किला, तो जो हमारा रेड फोर्ट होता है, रेड फोर्ट, तो जब आप चलते चलते जाते हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े ग्रीन कलर के आपको देखने को मिलेगा पोस्ट इस प्रकार से खड़ा। ठीक, उस पर लिखा होगा ASI। तो ASI का काम ही है कि जो हमारे पुरातत्व हैं, जो भी हमारे पुरातत्व सर्वेक्षण ये रक्षा करता है। जैसे कि हमारी पुरातत्व इमारतें हैं, ठीक है, जैसे कि ताजमहल, लाल किला, ठीक है, ऐसे तो ये सब का जिम्मा ये लोग लेते हैं, ये लोग रक्षा करते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना है। देखिए में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? तो कौन सा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हुनसांगी। ठीक है, हुनसांगी। अब देखिए, पुरापाषाण कालीन स्थल हुनसांगी कर्नाटक राज्य में स्थित है। चेरांद बुर्जहोम मेहरगढ़ नवपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, चेरांद बुर्जहोम मेहरगढ़ ये नवपाषाण काल के। बाकी हम पुरापाषाण कालीन पूछे तो हुनसांगी, ठीक है, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, देखिए कैसे याद रखना है। उष्ण का कुछ लोग इतना नाटक करते हैं कर्नाटक। ठीक है, हुनसांगी मेरी शकी उष्ण का इतना नाटक करती है कि वो कर्नाटक है। इस प्रकार से याद कर लो बस। ठीक है, चलिए, प्राचीन काल में कम्मकार शब्द का संबंध डेडेस से था। तो प्राचीन काल में कम्मकार शब्द का डॉट डॉट से था, इससे था। अब हम आपको पहले जो आंसर हम आपको दिखा रहे थे वो आंसर नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अब अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, प्राचीन काल में कम्मकार शब्द का संबंध डॉट डॉट से था। तो कर संग्रह अधिकारी से, भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से, कारीगरों से, सुनार से। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भूमिहीन खेतीहर मजदूर से। ठीक है, प्राचीन काल में कम्मकार का संबंध भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से। देखिए, कम्मकार एक तमिल शब्द है जिसका संबंध भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से था। ये लोग जमींदारों के खेतों में कार्य करते थे और इन लोगों को नकद या किसी वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता था। तो यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजार एवं हथियारों में मुख्य रूप से डॉट डॉट की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। तो किसका? पीतल की जगह लोहे का इस्तेमाल, पत्थर का जगह लोहे का इस्तेमाल, लकड़ी की जगह लोहे का इस्तेमाल, कांसे की जगह लोहे का इस्तेमाल। तो आपको यहाँ पर कौन सा आंसर सही लग रहा है? डी ऑप्शन, कांसे। ठीक है, कांसे, मुख्य रूप से कांसे की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। कांस्य युग के पतन ने लौह युग का मार्ग प्रशस्त किया था। लौह युग के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों एवं हथियारों में कांसे की जगह लोहे का उपयोग होने लगा था। भारत में लौह युग निम्नलिखित में से किस कालखंड में आता है? तो किस कालखंड में आता है? तो यहाँ पर किस कालखंड में आता है? तो यहाँ पर दोस्तों आप सोचिए, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1500 ईस्वी से 200 ईसा पूर्व। भारत में लौह युग निम्नलिखित में से किस कालखंड में आता है? 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। ठीक है, भारत में लौह युग की अवधि 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। प्रारंभिक लौह युग की अवधि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। मध्य लौह युग की अवधि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। उत्तर लौह युग की अवधि 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। अब भाई इनको कैसे याद रखा जाए? इसको आप छोटी सी एक कॉपी बनाइए वाइट पेज की, उस पर इसे लिखिए। ठीक है, अब देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग डॉट डॉट बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग हैं, ठीक है, तो डॉट डॉट बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। किससे करते थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कांस्य। बी ऑप्शन, कांस्य हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में मध्य लौह युग निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में मध्य लौह युग के दौरान आरंभिक शहरी नियोजन का साक्ष्य प्रदान करता है? तो प्रदान करता है, तो यहाँ पर आपका आंसर राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, कौशाम्बी। देखिए, भारत में मध्य लौह युग की अवधि लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। कौशाम्बी प्रयागराज के समय एवं उज्जैन जैसे स्थलों पर खुदाई से सड़कों, जल निकासी प्रणालियों तथा सार्वजनिक भवनों के साथ आरंभिक शहरों का नियोजन का वह अवधि जब हम लगभग
1000 वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक पर्यावरण परिवर्तन पाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मध्यपाषाण काल। क्या कहेंगे? मध्यपाषाण काल कहेंगे दोस्तों, ठीक है, इसे याद रखना है। लेकिन भारत में मध्यपाषाण काल का प्रारंभ होलीशीन युग के साथ हुआ था। मध्यपाषाण काल के उपकरण अत्यंत छोटे होते थे, जिसके कारण इन्हें माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल का सही क्रम इसे नोट कर लेना। तो देखिए, सबसे पहले पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, ठीक है। भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे? शुतुरमुर्ग, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पुरापाषाण काल में, ठीक है। शुतुरमुर्ग पुरापाषाण काल में पाए जाते थे, ठीक है। शुतुरमुर्ग रखना। चलिए, महाराष्ट्र के पाटनपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके उत्कीर्ण के साथ प्राप्त हुए, ठीक है, ऐसे याद रखना है। चलिए, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डॉट 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 भाषा में मुर्दों का टीला कैसा है? सिंधी, ठीक है। मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला, ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। सैदब स्थल मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने की। अब मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। इस लिपि को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है, ठीक है। अब देखिए, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सो आप यहाँ पर सोचिए कौन सी सभ्यता। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगर नियोजन की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे, ठीक है। किस स्थान से हड़प्पाकालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर आप सोचिए, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दैमाबाद। कौन सा हो जाएगा? दैमाबाद, ठीक है। अब हमें याद कैसे रखना है कि किस स्थान से हड़प्पाकालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो यहाँ पर तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, अब आपको याद कर सकना है दैमाबाद। जब हम रथ पर सवार होते हैं तो आपने महाभारत में देखा होगा, इधर से भी तीर दे मारते हैं, इधर से भी तीर दे मारते हैं, मतलब दैमाबाद, ठीक है। रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई। रथ से आपको याद रखना देमा, इधर भी हम तीर दे मारते हैं, इधर भी तीर दे मारते हैं, तो दैमाबाद, ठीक है, सी ऑप्शन। देखें, और क्योंकि महान लोग होते हैं, ठीक है, महान युद्ध होता है तो फिर तीर इधर से मारते उधर से मारते दैमाबाद, ठीक है। जैसे कि अर्जुन और श्री कृष्ण महान थे, ऐसे आपको याद रखना। सो चलिए, वहाँ से महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए, अब देखिए, तो दैमाबाद महाराष्ट्र हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण स्थल है। यहाँ से रथ की मूर्ति प्राप्त हुई। अब देखिए, ऋग्वेदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? ऋग्वेदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा परुषणी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, परुषणी, ठीक है। अब बस ऐसे याद रखना, रावी एक लड़की है और उसकी सहेली है परू, ठीक है, परुषणी, बस ऐसे ही रखना यार। ऋग्वेदिक काल में रावी नदी को कहा जाता था परुषणी। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ, देखिए, प्राचीन नाम और फिर आधुनिक नाम। तो अष्टमी को हम चिनाब बोलते हैं, अभी आधुनिक में चिनाब बोलते हैं। विपाशा को ब्यास बोलते हैं। वितस्तता को झीलम बोलते हैं। सदा नीरा को गंडक बोलते हैं। गोमती को गोमल बोलते हैं, ठीक है। देखिए, और सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है? सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है, जो ऋग्वेद में बड़ी सप्त सिंधु नदी का एक हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर तुद्री, ठीक है, सतुद्री। सो अब देखिए, प्रमुख ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ, तो ऐसे करके आपको नोट्स बनाने हैं। प्रमुख ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ, प्राचीन नाम, आधुनिक नाम, ठीक है। विशेषता को झेलम बोलते हैं, अश्विनी को चिनाब बोलते हैं, परुषणी को रावी बोलते हैं, विपाशा को प्यास बोलते हैं, सदा नीरा को गंडक बोलते हैं, गोमती को गोमल बोलते हैं, बस। अब देखिए, उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दर्शन एवं ज्ञान। अब उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है दोस्तों, ठीक है, 108 उपनिषदों की संख्या है। 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह है? तो कौन से में है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अर्थवेद में, ठीक है। अर्थवेद याद रखना। देखिए, अर्थवेद एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है, ठीक है। जो अर्थवेद है उसका एकमात्र जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम क्या है? गोपथ, ठीक है। अर्थवेद में ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, रोग निवारण, बुरी आत्मा और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र आदि का भी वर्णन है। देखिए, बौद्ध धर्म में बिछुड़ी बनने वाली प्रथम महिला थी, तो कौन थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, महाप्रजापति गौतमी। हाँ, देखिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता महामाया की इनके जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि बौद्ध धर्म में बिछुड़ी बनने वाली प्रथम महिला थी। अब देखिए, अगला प्रश्न, देखिए, बुद्धचरित सोदरानंद और शारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन थे? बुद्ध क्या लग रहा है? तो अब हम देखेंगे आंसर, बी ऑप्शन राइट है, अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्धचरित की रचना की, सोदारानंद की, शारिपुत्र प्रकरण की, ठीक है, अश्वघोष ने। ग्रंथ और मुख्य रचनाकार, तो मिलिंद पन्नो नागसेन ने की, माध्यमिक सूत्र की नागार्जुन ने की, अभिधर्म कोश की वसुबंधु ने की, विशुद्धि मग्न बुद्धघोष ने की, ठीक है। अब देखिए, महाबोधि मंदिर परिसर का डॉक्टर के जीवन से सीधा संबंध है,
तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भगवान बुद्ध। ठीक है। महाबोधि मंदिर बोध गया बिहार में स्थित है। इस मंदिर को वर्ष 2002 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्मानुसार अपने प्राण त्यागे थे? ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन मतानुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य भद्रभाव से जैन धर्म की दीक्षा। मौर्य ने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए थे। जैन धर्म में इस प्रक्रिया को सलेखना या संतारा कहा गया है। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है? प्रथम स्तंभ, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन, द्वितीय में। द्वितीय, ठीक है। तो दक्षिण, दा से द्वितीय, दा से दक्षिण। ठीक है। तो ऐसे याद रखना है कि द्वितीय प्रमुख शिलालेख में क्या है? दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है। अब देखिए, अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। सो हर एग्जाम में आता है ऐसा प्रश्न, तो आपको याद रखना है कि अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा है। ठीक है। कौन कौन से हैं? गुहा लेख, स्तंभ लेख और शिलालेख। गुहा लेख, स्तंभ लेख, शिलालेख। ठीक है। अशोक के द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारत के राज्य सत्य पुत्र और केरल पुत्र, इसको चेर बोलते हैं। ठीक है। चोल और पांडे का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त इस शिलालेख में मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा तथा लोक कल्याणकारी कार्यों का भी उल्लेख है दोस्तों। ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने कठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा रुद्रदमन। सी ऑप्शन राइट है, रुद्रदमन। शकों के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदमन प्रथम के विषय में जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। रुद्रदमन प्रथम ने गुजरात के कठियावाड़ में स्थित इस झील का जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है। दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? दिल्ली में जो प्रसिद्ध लौह स्तंभ है उसका निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया? गुप्त, पल्लव, मौर्य, पुष्यभूति। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गुप्त। अब देखिए, गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने मेहरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की? तो बी ऑप्शन, विक्रमशिला। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में स्थापित किया गया। प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रावी नदी। देखिए, तो सैदब स्थल एवं उनके समीप स्थित नदियाँ, देखिए नदी, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, कालीबंगा घंगा नदी, लोथल भगवा नदी, चन्हुदोड़ो सिंधु नदी और रोपड़ सतलज नदी, सुतकांगडोर दास्क नदी। ठीक है, दस्क। अब इन्हें सबको याद कैसे रखना है? अब देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है जो मोहनजोदड़ो है। ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधु। ठीक है, सिंधु। तो मोहन कैसा है? मोहन तो भाई सीधा है, सिंधु। ठीक है, ऐसा याद रखना है। आलमगीरपुर कैसा? हिंडन। ठीक है, हिंडन। ठीक है, हिंडन नदी। अब आलमगीरपुर, आलम है क्योंकि हैरान है वो, आलम हैरान, हिंडन। ठीक है, इस करके याद रखना। कालीबंगा, अब कालीबंगा घंगर। ठीक है, काली हमने बेग टांग लिया, घाघरा। ठीक है, घंगा, इस प्रकार से। लोथल भोगवा, लोथल भोगवा। अब तुम लोथल करोगे, लोथ पोथ करोगे, फिर तो भोगना ही तो पड़ेगा ना, भोगवा। ठीक है। चन्हुदोड़ो, अंग्रेजी की चन्हुदोड़ो सिंधु। ठीक है, ज़्यादा चा करोगे चन्हुदोड़ो तो सिंधु दंड दे देगी, चन्हुदोड़ो को दंड दे देगी। ठीक है, सिंधु। रोपड़ देखिए सतलज के पास है, रोपड़। हम रोपड़ कर रहे हैं कैसे? जल से रोपड़ कर रहे हैं, सतलज लज जल। ठीक है। अब देखिए सुतकांगडेर याद रखना है आपको, सुतकांगडेर। तो ये मतलब डर लग रहा है किससे? दश, मतलब 10 लोगों से डर लग रहा है। गैंग होता है, गैंग कैसे? 10 लोगों का, दश, ऐसे याद रखना। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न। पुरापाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि को मानव इतिहास प्रतिशत कवर करती है। कितना परसेंट करती है? 99%। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए, इतिहासकारों ने भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति को 3 काल में करा है। पहला पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। ठीक है, ये तीनों। सो नेक्स्ट देखेंगे नवपाषाण काल और महापाषाण। देखो, नवपाषाण और महापाषाण चरणों के बीच अति व्यापन में भारत के किस भाग में प्रारंभिक लौह वस्तुएं देखी गई? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑफ भारत में। ठीक है, दक्षिण भारत में। नवपाषाण युग की समाप्ति के पश्चात दक्षिण में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे महापाषाण काल कहा। वासियों को ताम्र संभवतः वर्तमान समय डॉटर से प्राप्त हुआ था। हड़प्पा वासियों को ताम्र संभवतः वर्तमान समय डॉटर से प्राप्त हुआ था, राजस्थान से। ठीक है, ये ऑप्शन। अब देखिए, लौह युग का सबसे आम उपकरण डॉट, जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कुल्हाड़ी। देखिए, किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? ऋग्वेद में केवल एक बार आया, ए ऑप्शन, गंगा का। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। ऋग्वेदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। पवित्र वेद, चारों वेदों में से सबसे छोटा, यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता और दुहों और मंत्रों का एक संग्रह है। कौन सा वेद है भाई? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सामवेद। ठीक है, सामवेद। वेदों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र उल्लेखित है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पाए जाए,
अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। अर्थवेद में जादू टोना तंत्र मंत्र संबंधित जानकारी उल्लेखित है। यजुर्वेद कर्मकांडीय वेद है। ठीक है, देखिए किस वेद में नृत्य नीति, ठीक है, नृत्य और नृत्य कला नृत्य का उल्लेख है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ऋग्वेद में। देखिए ऋग्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, प्राचीनतम वेद है ये, ठीक है। ऋचाओं में बद्ध एकमात्र वेद है। रचना काल 15 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, ठीक है, मध्य। और कुल 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं। ऋचाएँ, कुल ऋचाएँ कितनी है? 10,600 ऋचाएँ, ठीक है। और निम्न में से कौन सबसे पुराना वेद है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ऋग्वेद, ठीक है। सबसे नवीन वेद अर्थवेद है। सबसे नवीन कौन सा? अर्थवेद। गद्य एवं पद में लिखित वेद कौन सा? यजुर्वेद है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद है। ऋग्वेद को मैं सामवेद तथा यजुर्वेद को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? वेदत्री भी कहा जाता है, ठीक है। ऋग्वेद कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, ठीक है, और यजुर्वेद को हम इन तीन। गोपद ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अर्थवेद से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए प्रमुख वेद हैं, ठीक है, प्रमुख वेद हमारा, ठीक है, और इसके ब्राह्मण ग्रंथ। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा ऋग्वेद, और ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो ऐतरेय ब्राह्मण है और कोष्ठकीय। कौन सा? कोष्ठकीय ब्राह्मण है, ठीक है। ऋग्वेद है, इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय ब्राह्मण है और कोष्ठकीय ब्राह्मण, ठीक है। यजुर्वेद का देखिए, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण है, ठीक है। सामवेद का पंचविश ब्राह्मण और षड्विश ब्राह्मण। अर्थवेद का गोपद ब्राह्मण, सिर्फ इसका एक ही है, वो है गोपद ब्राह्मण, ठीक है। तो एक बार फिर से देखेंगे। देखिए ऋग्वेद है, ठीक है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण, कोष्ठकीय ब्राह्मण। यजुर्वेद का है शतपथ ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण, ठीक है। सामवेद का पंचविश ब्राह्मण और षड्विश ब्राह्मण। अब देखिए ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सूक्त के नाम से, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सर्वाधिक सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ऋग्वेद के 250 सूक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र को समर्पित हैं। 200 सूक्त दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि को समर्पित हैं। 30 सूक्त तीसरे महत्वपूर्ण देवता वरुण को समर्पित हैं। देखिए कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है पूछा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे कि आपका ये दे दिया हल्लूर, महागढ़, मेहरगढ़, चिरांद। तो जो हमारा मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ हमारा पी के मतलब पाकिस्तान में, ठीक है, POK, ठीक है, पाकिस्तान। अब देखिए मेहरगढ़ की वर्तमान स्थिति बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ठीक है। नवपाषाणकालीन जो स्थल है हमारा हल्लूर कर्नाटक में है। चिरांद सारण बिहार में तथा महागढ़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है। महागढ़ा याद रखना दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब देखो वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 1.5 वर्ष पहले हुई थी। तो कितने वर्ष पहले हुई थी? 3500, ठीक है, 3500 वर्ष पूर्व। अब देखिए ऋग्वेद के अंतर्गत 10 मंडल को में 1028 सूक्त तथा लगभग 10,580 ऋचाएँ हैं, ठीक है। कभी यहाँ पर आपको 10,600 दिखेगा, कभी 580 दिखेगा, ठीक है। तो आप लोगों को बस इतना याद रखना। बाकी जो सूक्त को हम प्रार्थनाएं बोलते हैं, ठीक है, ऋग्वेद में जो प्रार्थना है उसको हम सूक्त बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। शहर कच्छ के रण में खादर वेद, जिसे बेट भी कहा जाता है, पर स्थित, जहाँ ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। कौन सा है? डी ऑप्शन धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा। अब देखिए धोलावीरा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य में देखिए, धोलावीरा अवस्थित कच्छ गुजरात में, ठीक है। जो धोलावीरा है वो गुजरात में है। खोजकर्ता JP जोशी हैं। इसे सफ़ेद कुआ आयताकार नगर भी कहते हैं। हड़प्पाकालीन नगर धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। धोलावीरा से जल प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज हुई? मोहनजोदड़ो, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो नर्तकी की काष्ठ मूर्ति, 3 मुख वाले देवता, पशुपतिनाथ की मूर्ति, माता देवी की मूर्ति आदि। कालीबंगा, देखिए कालीबंगा जीते हुए खेत, अग्नि पूजा के साथ चारी मिले हैं। लोथल बंदरगाह को में धान चावल, 3 युगल समाधियों के साथ आदि। बनावली से मिट्टी से बना हल मिला है। अब देखिए कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट, ठीक है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था जनतंत्रात्मक थी। बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है, ठीक है। हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? रंगपुर स्थित है आपका बी ऑप्शन गुजरात में स्थित है, ठीक है। हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के गुजरात में स्थित है, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान में, बनावली हरियाणा में, धोलावीरा गुजरात में। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय से था। तो कहाँ से था? सी ऑप्शन शाक्य से, ठीक है। शाक्य वेद कपिल, ठीक है, शाक्य कपिल, ऐसे याद रखना। देखिए प्रमुख दर्शन और प्रवर्तक, तो न्याय के गौतम हैं, पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं, उत्तर मीमांसा के बादरायण हैं, योग के पतंजलि हैं, वैशेषिक के कड़ाद उलूक, ठीक है, कड़ाद या उलूक हैं, चारवाक के चावाक हैं। अब इन्हें याद कैसे रखना? देखिए अब हम गौतम बुद्ध, आपने उनकी तस्वीर देखी होगी, तो जैसे कि गौतम बुद्ध, हम भगवान का स्वरूप ही मान लेते हैं गौतम बुद्ध जी को, ठीक है, ऐसे याद रखना आपको। तो वो हमेशा हम लोगों के साथ न्याय करेंगे। तो न्याय, गौतम बुद्ध कौन सा है? न्याय। पूर्व
पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा के कौन है? जैमिनी। तो हम पहले अपनी पूर्व मीमांसा, अपने मन को पूर्व मीमांसा करेंगे, पूर्व मीमांसा करेंगे तभी तो हम जब हम पहले पूर्व मीमांसा करते हैं तब हम जपते हैं जैमिनी, ठीक है, जपते हैं जैमिनी, ऐसे याद रखना। उत्तर मीमांसा हम उत्तर किसी से करेंगे, ठीक है, तब बाद में कोई हमें बताएगा बादरायण, ठीक है। अब देखिए योग, योग तो आप जानते ही, पतंजलि। वैशेषिक, वैशेषिक। विष, विष कैसा होता है? वैशेषिक, कड़ाद। और फिर कड़वा लगे तो हम उलुक, उल्लुक मतलब उल्टी हो जाएंगे, उल्लुक, ठीक है, उल्टी मतलब उलग देंगे, निकाल देंगे जैसे। अब चार वाक का तो चार वाक ही है, ठीक है, ऐसे याद रखना। अब देखिए प्राचीन शहर लोथल, जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? लोथल। तो लोथल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गुजरात में। अब देखिए लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, पुरातात्विक स्थल तथा प्राचीन बंदरगाह है। ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अब जब लोथपोत करोगे तो क्या करोगे? भोगना तो पड़ेगा ही ना, ठीक है। तो लोथल कहाँ, किस नदी पर? भोगवा नदी पर, ऐसे याद रखना, ठीक है। तथा इसकी खोज डॉक्टर एस आर राव ने की है। किसने की? डॉक्टर एस आर राव। ऋग्वेद दो सूक्तों का संग्रह है, ऋग्वेद सूक्तों का संग्रह 1028 सूक्तों का संग्रह, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे नाट्यशास्त्र का रचयिता माना जाता है? तो डी ऑप्शन, भरत मुनि को। देखिए भरत मुनि का नाट्यशास्त्र सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जो अपने विचारों के साथ साथ व्यापक विषयगत समग्रता से परिपूर्ण है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ कौन जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है? प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है और इसमें 18 पर्वों, उसको में से कितना? 1 लाख छंद है इसमें, ठीक है, 1 लाख छंद है, क्योंकि 1 लाख में हमारे 5 बिंदु आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन ऐड हो जाएगा, महाभारत। अब देखिए ऋग्वेद के मंत्रों के समूह का क्या कहलाता है? मंत्रों के समूह को क्या क्या कहेंगे हम? ऋग्वेद के मंत्रों के समूह टोटल कहलाता है, तो ए ऑप्शन सुक्त कहलाता है। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को सुक्त कहते हैं, ठीक है। ऋग्वेद के अंतर्गत 128 सूक्त हैं। निम्न में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्मा बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों एवं आकर्षण का संग्रह है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अर्थवेद। ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं में बद्ध है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम अथवा विधानों का संकलन मिलता है। इस वेद को कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है, ठीक है, यजुर्वेद को। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, किसे? सामवेद को। अर्थवेद में ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि उपयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण विषयों का वर्णन है, किसमें? अर्थवेद में। अब देखिए प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्न में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान को है? तो ये हमारे आचार्य को चाणक्य ही होंगे, चाणक्य, ठीक है। अब देखिए रामायण महर्षि वाल्मीकि। अगर मैं आपसे पूछ लूँ रामचरितमानस, रामचरितमानस कहूँ तो आप तुलसीदास जी कहेंगे, क्या कहोगे? तुलसीदास। और माल विकांगिनी मित्रम, ये कालिदास का दोस्तों। एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कालिदास, ठीक है। अब देखिए प्रमुख रचना और लेखक, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है, ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त का है। ऋतु संहार कालिदास का है। कुमार संभवम कालिदास का। मेघदूत कालिदास का है। रंग रघुवंशम, रघुवंश कालिदास का। विक्रमोर्वशीयम कालिदास का, ठीक है, क्योंकि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनको हम विक्रमादित्य भी बोलते, तो इनके ही दरबार में कालिदास रहते थे, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए नोट में, अश्वघोष बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। कलहड़ राज तमंगढ़ी के लेखक हैं। हीर की रचना पंच सिद्धांत का डोड खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है, 5 सिद्धांतों से, ठीक है। बारह मीर की अन्य रचना है, देखिए लघु जातक तक हो जाएगा, और अगला बृहद सत्य संहिता और बृहद जातक, ये सब। महाजनपद काल में सामान्य फसल का कितना भाग राज्य द्वारा कर के रूप में वसूला जाता था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1/6 भाग। महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी, जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में है। महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी मिलता है दोस्तों, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कितने कुलीन गणराज्यों या साम्राज्यों, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था, ने प्राचीन भारत पर शासन किया? तो 16, ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 16। अब देखिए 16 महाजनपद, तो काशी, ठीक है, काशी, 1 मिनट, ये हो गया काशी, कौशल या कौशल, कंबोज, कुरु, मल्ल, मत्स्य, मगध, सुरसैन या सुरसैन, पांचाल या चैती या चैदी हो जाएगा, अश्मा, अवंती, अंग, वज्जी, वत्स और गांधार, ठीक है, ये सब हैं 16 जनपद। आगे देखिए सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर से संबंध महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, यूनानी शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। सिकंदर के गुरु अरिस्तुत थे। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय मगध साम्राज्य उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईस्वी में बेबीलोन नामक स्थान पर हो गई थी, 323 ईस्वी में। अब देखिए हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अज्ञातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र की नींव भी रखी थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उदयन। हर्यक वंश का संस्थापक भीमसार था, ठीक है। अज्ञातशत्रु के पुत्र उदयन ने गंगा तथा सोन नदी के संगम तट पर पाटलिपुत्र कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना की थी, ठीक।
राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा। बाद में राजधानी को डोडा स्थानांतरित कर दिया गया। उज्जैन, पाटलिपुत्र, कांचीपुरम, तक्षशिला। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन, पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, जिसकी मूल स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी, तत्पश्चात पाटलिपुत्र बनी। और कौन सा बज्जी महाजनपद की राजधानी थी? बज्जी की कौन सी थी? वैशाली। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए प्रमुख महाजनपद और राजधानी। सूरसेन मथुरा राजधानी थी। वत्स की कौशाम्बी थी। ठीक है, कुरु की इंद्रप्रस्थ थी। कौशल की श्रावस्ती, अयोध्या थी। ठीक है, मगध की कौन सी थी? गिरिव्रज या राजगृह। ठीक है, मत्स्य की विराटनगर थी। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कामरूप। ठीक है, महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। इन महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में वर्णित है। 16 महाजनपदों में अंग, मगध, काशी, वत्स, वज्जी, कौशल, अवंती, मल्ल, पांचाल, चैदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सूरसेन, अश्मक, गांधार है। तो ये सब नाम याद रखना। वर्तमान महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जी थे। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। ठीक है, और 24वें महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी। गौतम बुद्ध ने बौद्ध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोधगया में डोड के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया। किस पेड़ के नीचे ध्यान किया? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पीपल। अब देखिए प्रमुख घटना तो संबंधित प्रतीक चिन्ह देखिए। जन्म को कमल एवं सार से हम करते हैं। ज्ञान पीपल या बोधि वृक्ष बोलते हैं। ठीक है, ग्रह त्याग घोड़ा, निर्माण पदचिन्ह, मृत्यु परिनिर्माण इसको स्तूप के द्वारा। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए गया बिहार नामक स्थान पर निरंजना नदी के तट पर पीपल बोधि वृक्ष के नीचे समाधि लगाई थी। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को डोड भाषा में दी थी। किस भाषा में दी थी? ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, पाली भाषा में। गौतम बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में अपने उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती, कौन सा? श्रावस्ती में दिया। ठीक है, विश्व बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं और मठ वासनियों के लिए नियमों का उल्लेख किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, धम्मपद में। ठीक है, धम्मपद में देखिए सबसे पहले सूत्रपिटक, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख वर्णित है। पुण्यपिटक में इसमें बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों हेतु अनुशासन संबंधी नियम वर्णित हैं। ठीक है, और अभिधम्म पिटक में इसमें बौद्ध मठों की दार्शनिक व्याख्या, महात्मा बुद्ध के उपदेशों तथा सिद्धांतों से संबंधित नियम वर्णित हैं। जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, किसानों के लिए। किसानों के लिए सबसे अधिक कठिन था। देखिए पंच महाव्रत या अरुव्रत, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तय, ब्रह्मचर्य तथा तीरत्न कौन सा था? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण भी जैन धर्म से संबंधित ये सब। सो 10 लक्षण, जैन धर्म में 10 लक्षण तथा 7 शील व्रतों का भी उल्लेख है। तो जैन धर्म में कितने लक्षण? 10 लक्षण और 7 शील व्रतों का उल्लेख है। निम्नलिखित में से जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी, बी ऑप्शन। ठीक है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 22वें अरिष्टनेमी थे। जैन धर्म के 21वें तीर्थकर नेमिनाथ थे। जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकर अजितनाथ थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, आदित्यनाथ। ठीक है, अगर बाई चांस ऐसे लिखा आ जाए जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? और सारे ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन दे दिए, साथ में आपको आदित्यनाथ लगा के दे दिया, फिर आप कन्फ्यूज। तो आपको याद रखना है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आदित्यनाथ और इनका सेकंड नाम है ऋषभदेव या आदित्यनाथ। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और इनको ही हम संस्थापक बोलेंगे। बुद्ध शाकगढ़ नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और एक डॉट थे, क्षत्रिय थे। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बुद्ध शाकगढ़ से संबंधित एवं एक क्षत्रिय थे। इनके पिता शुद्धोधन कपिल वस्तु के शाक्यों के गणराजा थे। भगवान महावीर ने डॉट वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। तो वो कितने वर्ष में? 30 वर्ष में घर छोड़ दिया था महावीर स्वामी ने। ठीक है, अब देखिए भगवान महावीर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। तो ये महावीर स्वामी देखिए, जन्म कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, दामाद का नाम जमाली था। ठीक है, मृत्यु पावापुरी राजगीर बिहार में हुई थी। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति केवल 30 वर्ष की अवस्था में। गृह त्याग के पश्चात 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में ऋजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जमकर ग्राम में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? तो क्यों है बोध गया? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। देखिए बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व इच्छाबुक वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर हुआ। इनकी माँ का नाम महामाया था, जिनका निधन इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गया था।
किसने बज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वश्यकार ने। ठीक है, अब देखिए, हर्यक वंश के प्रमुख शासक अज्ञातशत्रु ने अपने मंत्री वश्यकार को गौतम बुद्ध के पास भेजा था। वश्यकार की गौतम बुद्ध से भेंट राजगृह के समीप ग्रहकूट नामक पर्वत पर हुई थी। कौन मगध के सिंहासन के लिए राजा बिम्बिसार का उत्तराधिकारी था? तो बी ऑप्शन, अज्ञातशत्रु। बिम्बिसार को मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। बिम्बिसार की हत्या इसके पुत्र अज्ञातशत्रु ने कर दी और वह 452 ईसा पूर्व में मगध की राजधानी पर बैठा था। अज्ञातशत्रु के समय ही राजगृह की सप्तपदी गुफा में प्रथम बौद्ध संधि का आयोजन हुआ था। हर्यक राजवंश के किस शासक ने इसके आसपास के कई महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्यों जैसे कौशल, काशी और बज्जी पर कब्जा कर लिया था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अज्ञातशत्रु, डी ऑप्शन। हर्यक वंश के 3 महत्वपूर्ण शासक हैं, बिम्बिसार, अज्ञातशत्रु एवं उदयनी। ठीक है, बिम्बिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। जैन साहित्य में बिम्बिसार को श्रेणी कहा गया है। ठीक है, श्रेणी। अज्ञातशत्रु का उपनाम कुड़िक था, इससे प्रतहंता शासक कहा गया अज्ञातशत्रु को। ठीक है, तो जैन मतानुयायी था। हर्यक वंश के अंतिम शासक उदयनी का पुत्र नागदशक था। ठीक है, तो जो हर्यक वंश है उसका जो अंतिम शासक उदयनी का पुत्र कौन था? नागदशक। ठीक है, अब देखिए, जैनियों के दिगंबर संप्रदाय का पर्युषण पर्व का आयोजन 2 दिनों के लिए किया जाता है। तो 10 दिनों के लिए किया जाता है, डी ऑप्शन, 10 दिनों के लिए। जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त है, श्वेतांबर, दिगंबर। श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहनने वाले, दिगंबर नग्न अवस्था में रहने वाले। ठीक है, अब देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्यकाल के दौरान उत्तर पश्चिम कम्बलों, ठीक है, कभी लोगों के साथ कम्बलों और बॉर्डर अपने सोने में कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दक्षिण भारत। हम देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। चाणक्य। अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन संबंधी विभिन्न जानकारियों का पर प्रकाश डाला गया। कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कंधार। ठीक है, कंधार। मौर्य सम्राट अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है। ठीक है, बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। कलसी शिलालेख देहरादून उत्तराखंड में, गिरनार शिलालेख जूनागढ़ गुजरात में एवं मशकी शिलालेख रायचूर कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य के शासनकाल की जो अवधि है 322 से 185 ईसा पूर्व। विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी? चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मूर एक शिकार की पुत्री। ठीक है, मूर एक शिकार की पुत्री। देखिए, विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मूर था, जिसका संस्कृत में अर्थ मोर होता है। चंद्रगुप्त मूर वंश का प्रथम राजा एवं संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। ठीक है, कौन सा मौर्यकालीन पुरातात्विक स्थल लकड़ी के कटघरा के अवशेषों से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बुलंदी बाग। ठीक है, बुलंदी बाग पाटलिपुत्र के पुरातात्विक स्थल का एक क्षेत्र है। पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हारार में की गई खुदाई में लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुलंदी बाग में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी से निर्मित भव्य महल के भग्नावशेष खुदाई में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा बृहदत्त। बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की, जिसके बाद शुंग वंश की स्थापना की है। कौन निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक है? तो दूसरा शासक कौन बना? बिंदुसार बना। ठीक है, पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके बाद बिंदुसार। देखिए, मौर्य साम्राज्य के शासनकाल की अवधि सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 322 से 185। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की अवधि 322 से कितना रहा? 298 ईसा पूर्व। फिर बिंदुसार की जो शासन की अवधि है वो 298 से 273 ईसा पूर्व। अशोक के शासनकाल की अवधि 273 से 232, इसे याद रखना। ठीक है, अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन है। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन आएगा, शामिल नहीं था। प्रदर्शन क्या? शामिल नहीं है। ठीक है, शामिल नहीं। मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान हेतु जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की और उसको अशोक के अभिलेख में धम्म कहा गया है। धम्म कहा गया। अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत स्वनियंत्रण था। ठीक है, स्वनियंत्रण। कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था अशोक। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन? अशोक। बताओ, अशोक की माता का नाम क्या? शुभधांग्री है नाम। देखिए, साम्राज्य की स्थापना, देखिए बौद्ध साम्राज्य की स्थापना 322 से 321 ईसा पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी। तो मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य, इसे याद रखना दोस्तों। देखिए, संस्थापक नंद के महापद्मानंद। प्रमुख वंश नंद वंश के कौन है? महापद्मानंद। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। मुगल वंश के बाबर। अब देखिए,
अशोक के अधिकांश शिलालेख डॉट डॉट भाषा में थे और डॉट डॉट लिपि में लिखे गए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्राकृतक में शिलालेख लिखे गए, ठीक है। भाषा कौन सी, लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी लिपि, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए, अशोक ने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किया। अशोक के समस्त शिलालेखों का विषय प्रशासनिक था, रुमिनदेयी अभिलेख को छोड़कर, ठीक है। अशोक के केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मनसेरा की लिपि खरोष्टी है, ठीक है, खरोष्टी है। अशोक के शिलालेख में मुख्यतः किस भाषा और लिपि का उपयोग किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, प्राकृतक और ब्राह्मी। सम्राट अशोक के लघु शिलालेखों में स्तंभ लेख, दीर्घ और लघु तथा गुहा लेखों की लिपि ब्राह्मी है। सम्राट अशोक के केवल 2 जो अभिलेख है, शाहबाजगढ़ी एवं मनसेरा की लिपि खरोष्टी है। वर्ष 1750 में टीफे थेलर ने सर्वप्रथम दिल्ली में सम्राट अशोक के स्तंभ का पता लगाया। वर्ष 1837 में सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिस्टेड ने पढ़ा। कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अशोक। मौर्य सम्राट अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या 14 एवं दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या 7। अशोक के अभिलेखों में कितने शिलालेख शामिल हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 33। देखिए, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम सम्राट अशोक ने किया। सम्राट अशोक के राज्याधीश के रूप में जारी किए गए। सम्राट अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया। सम्राट अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या 14। मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कौटिल्य थे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक बौद्ध के अनुयायी थे, तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बौद्ध धर्म, मैंने सही बताया। आगे देखिए, अशोक का जो राज्याभिषेक है वो 269 ईसा पूर्व में हुआ। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक को देवना प्रिय या प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय उपनाम से भी जाना जाता। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी, ठीक है। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है, पाटलिपुत्र। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पटना। वह अंतिम मौर्य राजा कौन था जिसकी हत्या उसके प्रधान सेनापति ने की, जिसके परिणामस्वरूप शुंग वंश की स्थापना हुई? अब आपको ये बताना है। तो दशरथ, बिंदुसार, बृहदत्त, संप्रति। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बृहदत्त ने। देखिए, पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदत्त का सेनापति था, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदत्त का सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य राजा बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। अब देखिए, किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? तो किसने? अशोक ने। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। देखिए, अशोक द्वारा भेजे गए प्रमुख धर्म प्रचारक नाम देखिए, महाधर्मरक्षित महाराष्ट्र, ठीक है। महेंद्र एवं संघमित्रा श्रीलंका में भेजे इन्होंने, ये इनके बेटा और बेटी हैं, ठीक है। महारक्षित किसके? अशोक के थे। फिर उन्होंने श्रीलंका भेज दिए प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध धर्म के, ठीक है। महारक्षित यमन देश, सोना एवं उत्तरा ये स्वर्ण भूमि भेजे, और मच्छिदम ये हिमालयवर्ती देश में भेजे इन लोगों को, ठीक है। ये सब याद रखना है। अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया कि उसे राजा बनने के लिए 2 बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की हुई थी। तो 1 मिनट, तो 8 वर्ष बाद, ठीक है, 8 वर्ष। देखिए, अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अशोक ने, जैसे कि, अब ये याद कैसे रखना है, देखिए हम फिर से पढ़ते हैं। अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो कलिंग युद्ध तो आप लोग जानते ही पढ़े होंगे कि कलिंग युद्ध ऐसा युद्ध था जिसमें इतनी मृत्यु हुई थी, अशोक का मतलब हृदय परिवर्तित हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि हम कभी युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। तो अशोक के 13वें, अब 13 अभिलेख, ठीक है। अब 13 इसी में तो होती है जब लोग मर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है कि 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की, ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किसे प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? तो डी ऑप्शन, अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देवना प्रियदर्शी के नाम से। अब देखिए, किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बना? तो ये अशोक के शासनकाल में, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। वर्ष 1989 में सांची के स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 232 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। मौर्य शासक अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी। मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अशोक ने कर दिया। अशोक ने कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित होकर युद्ध की नीति को त्याग कर दिया। देखिए, यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस ने इंडिका लिखी, जिससे मौर्य इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर यूनानी शासक को पराजित किया। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था।
मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र की यात्रा करने वाला यूनानी दूत निम्नलिखित में से कौन था जिसका वृत्तांत मौर्य काल का एक प्रमुख स्रोत है? तो यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा, मेगस्थनीज। ठीक है, मेगस्थनीज ने अपने भारत प्रवास के दौरान इंडिका नामक ग्रंथ लिखा। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों कितना 7 जाति में विभाजित किया। पहला दार्शनिक, किसान, अहीर, शिल्पकार एवं कारीगर। 5वां सैनिक योद्धा। ठीक है, और 6वां है निरीक्षक एवं 7वां है सभासद। तो ये बस आपको इतना याद रखना है।